फिर देखते हैं कोलोरेक्टल पॉलिप्स हैं कैंसर। तो कोलोरेक्टल पॉलिप्स 4 टाइप के होते हैं: इन्फ्लामेटरी, हाइपरप्लास्टिक, हेमाटोमेटस एंड एडिनोमेटस। सो इन्फ्लामेटरी इट इज़ एसोसिएटेड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस, प्री मैलिग्नेंट नहीं होते, पेन एंड ब्लडी डायरिया होता है, कोलोनोस्कोपी में इन्फ्लेम्ड रेक्टल वॉल होगी एंड ट्रीटमेंट इज एंडोस्कोपिक रिसेक्शन। फिर हाइपरप्लास्टिक में इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप, इसमें डिक्रीज एपिथेलियल टर्नओवर होता है, इट इज़ ऑल्सो नॉट प्री मैलिग्नेंट। फिर हेमाटोमेटस, अब ये सिंगल जुवेनाइल पॉलिप हो सकता है, इसमें नो रिस्क ऑफ कैंसर, या फिर जुवेनाइल पॉलिपोसिस सिंड्रोम, इसमें मल्टीपल पॉलिप्स होता है, पॉलिपोसिस होता है मल्टीपल पॉलिप्स, देन एसोसिएटेड विथ SMAD4 जीन के SMAD4 जीन म्यूटेशन एंड इसमें इंक्रीज चांस ऑफ कैंसर। फिर प्यूट्स जैगर्स सिंड्रोम, अगेन सीन इन 10 to 15 ईयर, म्यूटेशन होता है कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मल्टीपल हेमाटोमेटस पॉलिप होता है, आर्बोराइजिंग पैटर्न, मतलब इस तरीके से ब्रांचिंग लाइक पैटर्न होती है। प्रेजेंटेशन इज बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन, देन मोस्ट कॉमन साइट इज जेजुनम। इसमें प्यूट्स जैगर सिंड्रोम में देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर, ओके, 100 टाइम रिस्क ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर, उसके बाद फिर पेरिएम्पलरी थायराइड कैंसर एट्सेट्रा। फिर काउडन सिंड्रोम, इसमें P10 जीन म्यूटेशन होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इसमें मल्टीपल GI पॉलिप्स देखने को मिलता है, ओके, मल्टीपल GI पॉलिप्स, साथ में स्किन लीजन्स भी दिखते हैं लाइक लाइपोमा एंड गैंग्लियोन्यूरोमा, प्लस देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ थायराइड एंड ब्रेस्ट एंड यूट्राइन कैंसर, कि ये काउडन सिंड्रोम। उसके बाद एडिनोमेटस कोलोरेक्टल पॉलिप्स, कि ये प्री मैलिग्नेंट होता है। एडिनोमेटस कोलोरेक्टल पॉलिप्स प्री मैलिग्नेंट होता है, टाइप्स ट्यूबुलर, विलस एंड ट्यूबुलर विलस, इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर होता है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ द पॉलिप्स, जितने नंबर ज़्यादा उतना रिस्क ज़्यादा, साइज, विलस एंड सीसाइड, इनमें ज़्यादा रिस्क होता है। विलस जो होता है वो बाइकार्बोनेट सिक्रीट करते हैं, सोडियम सिक्रीट करते हैं, तो हाइपोनेट्रीमिया होगा एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। क्लासिफिकेशन, हैगिट क्लासिफिकेशन, इट इज़ अबाउट द मैलिग्नेंसी इन द पॉलिप। तो डेप्थ ऑफ इन्वेजन के बेसिस पे क्लासीफाई किया, तो लेवल 0 कि ये होता है ओनली इन पिडंक्युलेटेड पॉलिप्स एंड इट टेल्स अबाउट द मैलिग्नेंसी इन द पॉलिप्स। तो 0 जो है वो नॉन इन्वेजिव, फिर लेवल 1 इट इन्वेट्स द म्यूको मस्कुलरिस टिल द हेड, 2 नेक में इन्वॉल्व होता है, 3 स्टॉक में एंड 4 जो है वो सब म्यूकोजा विच इज़ सीसाइल। क्लियर, पहला नॉन इन्वेजिव, उसके बाद फिर हेड, नेक, स्टॉक एंड देन सब म्यूकोजा। ट्रीटमेंट इज ट्रांसएनल सर्जरी फॉर रिजेक्शन ऑफ द पॉलिप्स, पॉलिप्स का रिजेक्शन। अभी एंडोस्कोपिक रिजेक्शन होगा, उस पिडंक्युलेटेड होगा, देन सिंपल स्नेयर पॉलिपेक्टोमी। अगर सीसाइल होगा तो पहले हम इन्फिल्ट्रेट करेंगे लोकल सलाइन, उसके बाद वो फिर अपलिफ्ट होगा और फिर उसको रिमूव करेंगे। अब ये जो पॉलिप होता है वो ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है इनटू कार्सिनोमा, सो देयर इज ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशंस ओवर टाइम विच लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ मैलिग्नेंसी। तो सीक्वेंस क्या है, तो सबसे पहले नॉर्मल एपिथेलियम, APC जीन म्यूटेशन हुआ तो अर्ली एडिनोमा, APC जीन म्यूटेशन, उसके बाद KRAS जीन म्यूटेशन, देन लॉस ऑफ SMAD4 एंड देन एंड में P53 फाइनल म्यूटेशन, कि P53 फाइनल म्यूटेशन अल्टीमेटली मैलिग्नेंसी के। तो निमोनिक है AK53, APC, KRAS और यहाँ पे बीच में लॉस ऑफ SMAD4 और P53 और उसके बाद मैलिग्नेंसी। तो ये प्रोग्रेशन है। इनिशियली माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, ओके, माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी, तो ये याद रखना है, इससे फिर स्टार्ट होता है। अब फैप सिंड्रोम, फैमिलियर एडिनोमेटस पॉलिपोसिस कोलाई, फैप सिंड्रोम, अगेन ये ऑटोसोमल डोमिनेंट, APC जीन म्यूटेशन होता है कि स्टार्ट होगा APC जीन म्यूटेशन, मोर देन 100% एडिनोमेटस पॉलिप्स होता है, ओके, मल्टीपल पॉलिपोसिस मतलब मल्टीपल पॉलिप्स, तो मोर देन 100 एडिनोमेटस पॉलिप्स होता है, देयर इज 100% रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, ओके। फैप सिंड्रोम में देयर इज 100% रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, तो ये याद रखना है। मोस्ट कॉमन साइट इज रेक्टम, प्रेजेंटेशन ऑफ ब्लीडिंग पर रेक्टम, अल्ट्रेशन ऑफ द बॉवल हैबिट्स, पेन एंड डायग्नोसिस बाय कोलोनोस्कोपी। ट्रीटमेंट इज सर्जरी बाय टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी, ओके, रेक्टम में तो प्रोक्टोकोलेक्टमी प्लस इलियो एनल पाउच एनास्टोमोसिस, ये टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी एंड इलियो एनल पाउच एनास्टोमोसिस। इसके 2 टाइप है, गार्डनर, टारगोट, इंपॉर्टेंट नहीं है। स्क्रीनिंग फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स की स्क्रीन करेंगे बाय सिग्मोडोस्कोपी, इट इज़ डन एनुअली, स्टार्टेड एट 10 ईयर्स टिल 18 ईयर्स। अगर 18 ईयर्स तक कोई पॉलिप नहीं हुआ देन रिस्क इज सेम एज जनरल पॉपुलेशन। फिर हेरिडिटरी नॉन पॉलिपोसिस कोलोनिक कैंसर सिंड्रोम, HNPCC, ओके, पहले फैप था और ये HNPCC, इसमें कोई भी पॉलिप नहीं होते, इसमें मिसमैच रिपेयर जीन म्यूटेशन होता है कि मिसमैच रिपेयर जीन म्यूटेशन, तो MSH2 MLH1
कि MSH2 MLH1 एंड इसमें माइक्रोसेटेलाइट इंस्टेबिलिटी दिखती है। क्लासिफिकेशन है बेथेस्डा क्लासिफिकेशन एंड HNPCC दे गिव राइज टू लिंच सिंड्रोम। लिंच सिंड्रोम 2 टाइप का होता है, लिंच 1 इसमें रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर होता है, लिंच 2 उसमें एक्स्ट्रा कोलोनिक कैंसर होता है, उसमें मोस्ट कॉमन है यूट्राइन कैंसर। क्लियर, तो ये लिंच सिंड्रोम HNPCC। फिर ये मॉडिफाइड एम्स्टर्डम क्राइटेरिया, तो ये देख लेना कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब डिफरेंस क्या है ये फैप एंड HNPCC। तो फैप जो है उसमें पॉलिप होता है, इसमें पॉलिप नहीं होते। इसमें देयर इज़ 100% रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, इसमें 70 to 80% रिस्क है कि लिंच सिंड्रोम ये HNPCC में आता है। इसके बाद कोलोरेक्टल कैंसर। सो ऑल द कोलोन कैंसर दे बिगिन एज इन सिटू रीजन्स। रिस्क फैक्टर तो अल्कोहल, हाई फैटी डाइट एक्सेट्रा, पॉलिप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूट्रोसिग्मोइड एनास्टोमोसिस। प्रोटेक्टिव में एनसेट, सेलेनियम एक्सेट्रा। मोस्ट कॉमन साइट इज रेक्टम। मोस्ट कॉमन कोलोनिक साइट तो वो है सिग्मोइड कोलोन। ओके, पीछे से स्टार्ट हो रहा है रेक्टम एंड दूसरी मोस्ट कॉमन इज सिग्मोइड। स्क्रीनिंग करनी पड़ती है एंड स्क्रीनिंग के लिए कोलोनोस्कोपी यूज़ होती है, सिग्मोइडोस्कोपी, फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्टिंग एंड वर्चुअल कोलोनोस्कोपी। ओके, मोस्टली कोलोनोस्कोपी यूज़ होती है। और ये सीए कोलन में एन्युलर रीजन्स होते हैं, ट्यूबुलर, अल्सरेटिव या कॉलीफ्लावर लाइक। उसमें जो एन्युलर होता है वो पूरा एनसर्कल करता है, तो नैपकिन रिंग कंस्ट्रिक्शन करता है ऑफ द बॉवल, तो इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है। साइट मोस्ट कॉमन बता दिया मैंने रेक्टम, उसके बाद सिग्मोइड कोलन। क्लिनिकल फीचर्स, सो राइट साइड में होता है और लेफ्ट साइड में, मतलब ये हमारा पूरा लार्ज इंटेस्टाइन, तो राइट साइड वर्सेस लेफ्ट साइड। तो राइट साइड जो होगा वो अल्सरेटिव लीजन होगा, ब्लीड कॉमनली करेगा वो, तो उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोस्टली सीन इन राइट साइड लीजन्स। साथ में वीकनेस, वेट लॉस, अल्टरेशन बॉल हैबिट्स एक्सेट्रा। पेन इन राइट इलियक फोसा। लेफ्ट साइड में एन्युलर लीजन्स होगा कि यहाँ पे अल्सरेटिव, यहाँ पे एन्युलर रीजन, कंस्ट्रिक्टिंग रीजन, सो ऑब्स्ट्रक्शन करवाएगा। ये नैपकिन रिंग कंस्ट्रक्शन, कॉली की पेन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन, डायरिया, मिलेना, पेन इन लेफ्ट इलियक फोसा, ये सारे सिम्टम्स। ये क्लिनिकल फीचर्स कि राइट में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, लेफ्ट में ऑब्स्ट्रक्शन। मेटास्टेसिस लोकली इन्वेजन होगा, लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, डिस्टेंट मेटास्टेसिस, मोस्ट कॉमन साइट इज लीवर। फिर वर्कअप, सो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस कोलोनोस्कोपी प्लस बायोप्सी। कि कोलोनोस्कोपिक बायोप्सी, स्टेजिंग के लिए पेट सिटी या फिर MRI, कि स्टेजिंग के लिए पेट सिटी या MRI। दूसरे में बैरिया मिनिमा, एक्सरे, कोलोनोस्कोपी एक्सेट्रा। फिर ये TNM स्टेजिंग, so TIS in situ, T1 it invades submucosa, T2 invades muscularis propria, T3 pericolorectal tissue, T4A उसमें visceral peritoneum एंड T4B उसमें adjacent organs। फिर ये lymph node का स्टेजिंग और ये distant metastasis की। फिर ये ड्यूक स्टेजिंग है या फिर मॉडिफाइड एस्लर कोलर क्लासिफिकेशन। इसमें ABCD, A इज इट इन्वेड्स म्यूकोसा या सब म्यूकोसा, B में विद इन मसल, B1 एंड B2 इज़ बियॉन्ड मसल, लेकिन लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हुआ देन वो C में हो जाएगा। C1 इज़ विद इन मसल प्लस लिम्फ नोड, C2 इज़ बियॉन्ड मसल प्लस लिम्फ नोड एंड D इज़ डिस्टेंट मेटास्टेसिस। उसके बाद मैनेजमेंट, तो पहली सर्जिकल मैनेजमेंट, तो ये 2 एरिया याद रखना, ये स्प्लेनिक फ्लेक्चर और ये रेक्टोसिग्मोइड एरिया। ये दोनों में ब्लड सप्लाई वो कम होता है, दे हैव पुअर ब्लड सप्लाई, दे आर वाटर शेड एरिया। ये ग्रिफिथ पॉइंट और यह सूडेक पॉइंट। अगर कैंसर सीकम में होगा तो राइट हेमिकोलेक्टोमी करेंगे और उसमें रिमूव क्या करेंगे, टर्मिनल 10 to 12 सेंटीमीटर ऑफ इलियम, इलियोसिकल जंक्शन, सीकम, असेंडिंग कोलन, हेपेटिक फ्लेक्चर टिल राइट ब्रांच ऑफ MCA। तो ये मिडल कॉलिक आर्टरी, राइट ब्रांच ऑफ मिडल कॉलिक आर्टरी, ये असेंडिंग कोलन, सीकम, हेपेटिक फ्लेक्चर, इलियोसिकल जंक्शन, तो ये सारी चीज़ें रिमूव करेंगे राइट हेमिकोलेक्टोमी अगर सीकम में हुआ तो। फिर अगर असेंडिंग कोलन या हेपेटिक फ्लेक्चर या ट्रांसवर्स कोलन में हुआ तो उसमें एक्सटेंडेड राइट हेमिकोलेक्टोमी। क्या हम ये एक्सटेंडेड हेमी राइट ये पूरा तो करेंगे ही, प्लस साथ में राइट एंड लेफ्ट ब्रांच ऑफ मिडल कोलिक आर्टरी वो क्लियर। तो ये एक्सटेंडेड राइट हेमिकोलेक्टोमी। फिर अगर स्प्लेनिक फ्लेक्चर या फिर डिसेंडिंग कोलन इन्वॉल्व हुआ देन लेफ्ट हेमिकोलेक्टोमी। इसमें पार्ट्स रिमूव हुआ है, ये ट्रांसवर्स कोलन बिलो द बियॉन्ड लेफ्ट MCA अप टू द सिग्मोइड कोलन प्लस हाई लाइगेशन ऑफ इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। अगर सिग्मोइड कोलन इन्वॉल्व हुआ है देन सिग्मोइड कोलेक्टोमी या फिर LAR लो एंटीरियर रिजेक्शन। ये लो एंटीरियर रिजेक्शन में क्या करेंगे, हम अपर 1/3 ऑफ द रेक्टम वहाँ से जाएंगे, क्योंकि अपर 1/3 ऑफ द रेक्टम इज कवर्ड बाय द पेरिटोनियम, तो हम यहाँ से जाएंगे और फिर रेक्टम एंड सिग्मोइड
उसको रिमूव कर देंगे। ओके, एंटायर रेक्टम एंड सिग्मोइड इज रिमूव्ड, प्लस कोलो एनल अनास्टोमोसिस करेंगे, कोलो एनल अनास्टोमोसिस। फिर तो ये लो एंटीरियर रिसेक्शन। फिर ये अनास्टोमोसिस हम करेंगे बाय सर्कुलर स्टेपलर, तो ये सर्कुलर स्टेपलर। फिर मैनेजमेंट ऑफ रेक्टल कैंसर। अब ये हमारा ये एनो रेक्टल रिंग है, ये एनल वर्ज है, यहाँ बीच में होती है डेंटेड लाइन, ये डिस्टेंस होता है 2.5 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस होता है 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्पिंक्टर्स होता है। अब अगर प्रिंसिपल क्या है मैनेजमेंट ऑफ रेक्टल कैंसर, तो डिस्टल प्रॉक्सिमल मार्जिन शुड बी 5 सेंटीमीटर, डिस्टल मार्जिन शुड बी 2 सेंटीमीटर। सो सपोज ट्यूमर अगर यहाँ पे, तो प्रॉक्सिमल मार्जिन तो 5 सेंटीमीटर रिमूव हो जाएगा, डिस्टल मार्जिन भी 2 सेंटीमीटर रिमूव होगा, तो ये वाला पार्ट रिमूव होगा। सो स्पिंक्टर्स जो है वो बच जाएंगे, तो फीकल इनकॉन्टिनेंस नहीं होगा। लेकिन अगर ट्यूमर यहाँ पे, तो ये ऊपर वाला प्रॉक्सिमल 5 सेंटीमीटर मार्जिन तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन ये जो रिमूव करेंगे उसमें स्पिंक्टर्स भी कट हो जाएंगे, तो फीकल इनकॉन्टिनेंस होगा। तो इस सर्जरी का नाम है एब्डोमिनोपेरी। तो इसके लिए हम करते हैं एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन, एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन, जिसमें हम ये पार्ट रिमूव करते हैं प्लस कोलोस्टोमी कर देते हैं। फिर तो अगर बहुत ऊपर हो, एनोरेक्टल रिंग से ऊपर हो ज़्यादा, तो फिर हम लो एंटीरियर रिसेक्शन करते हैं। अगर बीच में हो तो एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन। ओके, मोर देन 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द इनर वर्ज, देन लो एंटीरियर रिसेक्शन। अगर विद इन 5 सेंटीमीटर, देन एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन एंड परमानेंट एंड कोलोस्टोमी। एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन में उसमें एंटर एनल कैनाल, रेक्टम एंड पार्ट ऑफ द सिग्मोइड कोलन रिमूव, पेरिनियम को क्लोज कर देते हैं एंड परमानेंट कोलोस्टोमी इज टेकन आउट। अब ये LAR एंड APR उसमें हम टोटल मीजोरेक्टल एक्सिशन भी करते हैं। ओके, टोटल मीजोरेक्टल एक्सिशन इज ऑल्सो। दूसरा कीमोथेरेपी रेजिम, तो फॉलफॉक्स, फॉलफेरी एंड कैपॉक्स। इसमें 5-फ्लोरोयूरेसिल, फोलिनिक एसिड एंड ऑक्सालिप्लेटिन। 5-फ्लोरोयूरेसिल, फोलिनिक एसिड एंड आयरिनोटेसैम। और ये कीमोथेरेपी रेजिमेंट्स। इंडिकेशंस कीमोथेरेपी की, तो इफ लिम्फ नोड इज पॉजिटिव, T3 T4 स्टेज एंड मेटास्टेसिस। फिर रेडियोथेरेपी यूज्ड ओनली फॉर रेक्टल कैंसर। ओके, RR, रेडियोथेरेपी यूज्ड ओनली फॉर रेक्टल कैंसर। अब ये नियो एडजुवेंट रेडियोथेरेपी होती है, तो शॉर्ट कोर्स एंड लॉन्ग कोर्स। शॉर्ट कोर्स में 5 to 6 डेज कीमो रेडिएशन, उसके बाद सर्जरी। लॉन्ग कोर्स में 5 to 6 वीक्स कीमो रेडिएशन, फिर वेट फॉर अनदर 5 to 6 वीक, उसके बाद सर्जरी। फिर ये इम्यूनोथेरेपी, इट इज़ यूज्ड ओनली इन मेटास्टेटिक या रिकरेंट कोलोरेक्टल कैंसर। तो एजेंट्स यूज देयर बेवासिजुमाब, विच इज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट VEGF, सेटुक्सिमाब अगेंस्ट EGFR, पेनिटुमुमाब, पेमरोलिजुमाब, निवोलुमाब। तो ये सारे यूज़ होते हैं इम्यूनोथेरेपी एजेंट्स। और ये जो है PD-L1 इनहिबिटर्स, दे आर यूज्ड इन माइक्रोसेटेलाइट इंस्टेबिलिटी, जो हमें लिंच सिंड्रोम में देखने को मिलता है। तो ये इम्यूनोथेरेपी। मेटास्टेसिस मोस्ट कॉमन साइट बताया था लिवर, एंड मोस्ट कॉमन प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इज लिम्फ नोड स्टेटस। फिर ये मैनेजमेंट, तो इमरजेंसी में हम डाइवर्टिंग कोलोस्टोमी करेंगे। अगर यहाँ पे ट्यूमर है, तो ये वाला पार्ट हम रिजेक्ट कर देंगे, अंदर ही रहने देंगे स्टमक के, मतलब एब्डोमेन के, और ये वाला कोलोस्टोमी बाहर ले लेंगे। इसे कहते हैं हार्टमैन प्रोसीजर। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये कि म्यूकस कलेक्ट होगा और वो फिर कॉम्प्लिकेशन करवाएगा, परफोरेशन। तो दूसरी सर्जरी पॉल मिकुलेक्स सर्जरी, इसमें भी सेम करते हैं हम कोलोस्टोमी, लेकिन दूसरा जो होता है उसको हम फिस्चुला में कन्वर्ट करते हैं, म्यूकस फिस्चुला में कन्वर्ट करते हैं, ताकि म्यूकस सारा ड्रेन हो सके। फिर एनल कार्सिनोमा 2 टाइप के होता है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, मेजॉरिटी दे आर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। रिस्क फैक्टर इज HPV मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर पोस्ट ट्रांसप्लांट इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज। क्लिनिकल फीचर ब्लीडिंग, मास ऑब्स्ट्रक्शन। ऑन एग्जामिनेशन, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, इंग्वाइनल लिम्फ नोड आर एनलार्ज्ड। डायग्नोसिस बायोप्सी एंड एक्सटेंड ऑफ डिसीज के लिए MRI। मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइसेस निग्रोज रेजिम, कि हम डायरेक्टली एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन नहीं करेंगे। मैंने बताया था एनल कार्सिनोमा में एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन, लेकिन डायरेक्टली वो नहीं करेंगे। पहले कंबाइंड कीमो रेडियोथेरेपी देंगे फॉर 1 मंथ, रेडियोथेरेपी प्लस कीमोथेरेपी, उसमें 5-फ्लोरोयूरेसिल प्लस माइटोमाइसिन या सिस्प्लेटिन, कि ये कीमो रेडिएशन। अगर ट्यूमर रिजल्ट हुआ देन मॉनिटरिंग करेंगे, अगर रिकरेंस हुआ देन APR, अगर रेसिडुअल ट्यूमर बचा देन APR। तो ये निग्रोस रेजिम फॉर मैनेजमेंट ऑफ एनल कार्सिनोमा। तो ये था पूरा कोलोरेक्टल कैंसर।